गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश शर्मा, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला, डिस्ट्रिक्ट चंबा, विच कम्स अंडर एजुकेशन ब्लॉक चुवाड़ी, आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, उसी में आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन और पादपों में उत्सर्जन। आइए सबसे पहले हम उत्सर्जन के विषय में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उत्सर्जन के विषय में पढ़ते हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में उत्सर्जन के विषय में पढ़ा है वे जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। एक कोशिक जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन अपशिष्टों को सतह से जल में विसरित करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग विद्यमान नहीं होता है। जैसा कि हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं कि बहुकोशिक जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम मानवों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो मानवों में उत्सर्जन के लिए एक तंत्र विद्यमान है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए उसी के विषय में पढ़ते हैं। आइए बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में देखते हैं कि उनके कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले है वृक्क, एक जोड़ा वृक्क जिसे हम किडनीज कहते हैं। नंबर 2 है मूत्र नली, यूरेटर्स भी कहते हैं। नंबर 3 मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और नंबर 4 है यूरिथ्रा जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। आइए इन्हीं भागों को हम डायग्राम में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है जिसे यूरेथ्रा भी हम कहते हैं। वृक्क उदर यानी पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है। यहाँ मूत्र एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र वृक्क में उपस्थित कोशिका जिसे हम वृक्काणु भी कहते हैं, उसमें किस प्रकार बनता है उसकी चर्चा हम आगे विस्तृत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन में सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। आइए हम कुछ और आगे पढ़ते हैं कि साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों से है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। ये जो है निष्कासन के दौरान ये पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के जो हैं जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है। एक अमोनोटैलिक, दूसरा यूरिकोटैलिक, तीसरा है यूरियोटैलिक। तीनों प्रकार को हम एक एक करके आगे जो है इसका विस्तृत जो है चर्चा करते हैं कि ये इस प्रकार के प्राणी क्या होते हैं। तो नंबर 1 है अमोनोटैलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है और उदाहरण है इसका कुछ मछलियाँ, कुछ क्रस्टेशियन तथा कुछ प्रोटोजोआ। ये जो जंतु हैं ये अमोनोटैलिक होते हैं। नंबर 2 है यूरिकोटैलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। उदाहरणतः सभी सरीसृप जैसे छिपकलियाँ, सर्प, सांप आदि तथा पक्षी, ये सारे क्या हैं, यूरिकोटैलिक जो है इस श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 है यूरियोटैलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया। उदाहरण मेंढक, स्तनधारी यानी मैमल्स जो भी सारे हैं इत्यादि, ये सभी किस में आते हैं, यूरियोटैलिक में। उसमें हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो आइए वृक्क यानी किडनीज की जो है विस्तृत जानकारी लें कि मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में वृक्क क्या है, एक मुख्य अंग है। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में ही ये उदर गुहा में क्षेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक मानव वृक्क सेम के बीज जैसा 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की तुलना में कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में।
तो इस तरह से ये वृक्क की संरचना रहती है और इसके दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं या फिर वृक्काणु भी हम इन्हें कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है या फिर फंक्शनल यूनिट है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, नेफ्रॉन का चित्र है। ये ही एक जो है कार्यात्मक इकाई है, यहीं पे ही जो है मूत्र बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन बोमेन्स कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस का बना होता है। नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, बोमेन कैप्सूल है, ये कप शेप्ड संरचना है। इसी से जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनियों से बना होता है, एक चौड़ी अभिवाही धमनिका और पतली अपवाही धमनिका। डायग्राम में जो है आप दोनों धमनियाँ आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही धमनियाँ रक्त को ले जाती हैं। चौड़ी अभिवाही धमनिका जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, जो चौड़ी धमनी है वो कोशिका गुच्छ में रक्त को लाती है और इसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टियोल भी कहते हैं। दूसरी जो हमारी धमनिका है वो पतली होती है, अपवाही धमनिका कहते हैं यानी इफरेंट आर्टियोल। इसके द्वारा रक्त को कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है और ये यहाँ से जो है फिल्ट्रेशन जो है पूरी होती है। वृक्क ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन कैप्सूल की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन या फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। यानी ये जो वृक्क जो है छानने का जो प्रक्रिया है इसको हम निस्यंदन भी कहते हैं। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। और आगे पढ़ते हैं, वृक्कों में रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये दिन में 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनाता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। ये जो मूत्र है ये मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जो है भंडारित होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है मूत्र बनता है और किस में बनता है ये हमने पढ़ा, वृक्काणु में पड़ता है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं जो है कृत्रिम वृक्क के बारे में, यानी आर्टिफिशियल किडनी के बारे में कि ये क्या है। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास शरीर में 2 वृक्क होते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियों के कारण गुर्दे अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते। शरीर में बनने वाला यूरिया तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थों को ये रक्त से छानने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण रक्त में विषैले पदार्थ बढ़ने लगते हैं। तब डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रक्त झिल्ली की बनी नलिकाओं में बहता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं, इन नलिकाओं के बाहर अपोहन द्रव बहाया जाता है, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। डायग्राम में बोतल के नीचे लिखा हुआ है अपोहन के लिए ताज़ा विलेन। ये जो है इस यंत्र में जो है इस विलेन को भेजा जाता है और धमनी मार्ग से वहाँ से रोगी के शरीर से रक्त जो है इस झिल्ली नुमा नलिकाओं में भेजा जाता है और यहाँ पे डायलिसिस होता है। अब जो नलिकाओं के अंदर रक्त भेजा है उसके कारण नलिकाओं के अंदर बहते रक्त से उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया अलग हो जाता है। बाद में साफ रक्त को रोगी के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। आप जैसे डायग्राम में भी देख रहे हैं, इस तरह से ये अपोहन की प्रक्रिया या डायलिसिस जो है या आर्टिफिशियल किडनी जो है इस तरह से काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पादपों में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा और मानवों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, तो अब बात करते हैं पौधों में उत्सर्जन की बात करते हैं। बच्चों, जैसे मानवों में भी
व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं, वैसे पादपों में भी कुछ उत्सर्जित पदार्थ जो है निकलते हैं। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से हैं। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है लेटेक्स पदार्थ, पौधों से निकलता है। इससे क्या बनता है, रबड़ पड़ता है, ये भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। इसी तरह इस तरह के पौधे आपने कई बार देखे होंगे। यहाँ पे इन तनों में क्या निकलता है, गोंद निकलती है, जो हमारे लिए भी उपयोगी है। और साथ में आपने चीड़ का पेड़ भी देखा होगा, वहाँ से भी बिरोजा निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन भी एक क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ हुआ। लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, लाभदायक गैस है। हमें पता है कि पौधों में ऑक्सीजन गैसों का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। स्टोमेटा बोला जाता है जिनमें रंध्र द्वार कोशिकाएं होती हैं जो खुलती और बंद होती रहती हैं। इन्हीं के द्वारा गैसों का जो है आदान प्रदान होता है। एक और चित्र देखते हैं बेटा। देखो आप ये देख पा रहे हैं पत्ती की सतह से वायुमंडल में वाष्पन। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो है वाष्पन होता है, जो अधिक पानी होता है, ये जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित कर दिया जाता है, जो कहाँ पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है। और जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो यहाँ से जो है पत्तों के द्वारा वाष्पीकरण जो है प्रक्रिया के द्वारा इस पानी को जो है वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से पौधों में ये उत्सर्जी पदार्थ जो है उत्सर्जित किए जाते हैं। एक बार पुनः हम आज जो पढ़ा है उसकी चर्चा करते हैं कि आज हमने किसके बारे में पढ़ा, उत्सर्जन के बारे में पढ़ा। उत्सर्जन क्या है, वो शरीर से वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उसके साथ हमने पढ़ा मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने पढ़ा कि मानवों में मूत्र किस प्रकार बनता है और वो कहाँ बनता है, नेफ्रॉन यानी वृकाणु में बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा पादपों में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो हमने देखा कि पौधों में भी जो है उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, गोंद है, लेटेक्स है, ऑक्सीजन है, और जो अधिक पानी है जो वायुमंडल में जो है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ये सारे पादपों के लिए क्या है, वर्ज्य पदार्थ हैं, तो वो निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक को भली भांति समझेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।